हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आल बाल विकास शिक्षण विधि का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है। आप सभी को पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आप इस प्रैक्टिस सेट में शामिल हुए। आपने इस प्रैक्टिस सेट 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए और हमारे साथ सहयोग बनाए रखें। जो भी कमी रही हमारी आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे जो है प्रैक्टिस सेट को मैं इसी तरह से लगाता रहूँगा। जो है कि डेली 30-30 क्वेश्चन को किसी न किसी टॉपिक पे हम किसी न किसी पार्ट पे हम डिस्कशन करते रहेंगे, जो हमारे एग्जाम में जो है कि महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है। यह बाल विकास एवं शिक्षण विधि का है। देखिए, सबका प्रैक्टिस सेट मैंने अलग अलग जो है बनाया है। इसको जो है बहुत मेहनत से मैं टाइप कर रहा हूँ, सेल्फ टाइप और सेल्फ जो है पूरा स्टडी करके इसको बना रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए, हर का जो है अलग अलग जो है नंबरिंग है, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर अगर इसका मनोविज्ञान का 7 है तो हिंदी का भी 7 है और जो है ईवीएस का भी 7 है। इसी तरह से जो है प्रैक्टिस सेट हम जो है लगातार लाते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो है पहला हमारा क्वेश्चन है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? देखिए, यह कथन है। तो कथन आप जानते हैं कि कोई किसी न किसी एक मनोवैज्ञानिक का रहेगा। तो यहाँ पे देखें, पहला है पियाजे का है, दूसरा है वुडवर्थ का है, सी है वैलेंटाइन का है और डी है रास का। देखिए, संवेग जो होता है, संवेग पहले समझिए कि संवेग जो होता है इमोशन से बना होता है। कौन सा? इमोशन, यानी कि ई, जिसे हम कहते हैं कि इमोशन, यानी कि ई और प्लस मोशन क्या होगा? ई प्लस मोशन हो जाएगा। मोशन मतलब आप जानते हैं गति, और ई का मतलब हो जाएगा अंदर से, यानी कि अंदर से जो उत्तेजना होती है, अंदर से जो गति उत्पन्न होती है, उसे हम उत्तेजित दशा कहते हैं। यानी कि व्यक्ति की जो है उत्तेजित दशा होगी वह कहेगी इमोशन, यानी कि जो इमोशन कहेंगे। तो इस तरह से हम नोट कर सकते हैं। यह जो कथन है वह वुडवर्थ महोदय का है। किसका? वुडवर्थ का है। यह कथन आपको नोट करके रखना है। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? यानी कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का जो अर्थ है, पहला ऑप्शन है ए है छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना, बी है कक्षा में अभिलेखों का मूल्यांकन करना, सी है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना और डी है आपका ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। देखिए, शैक्षिक मूल्यांकन आपको यहाँ ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको 1 या 2 बार पढ़ के उसको समझना है, यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन। तो यहाँ पे शैक्षिक मूल्यांकन आपसे पूछ रहा है, तो शैक्षिक मूल्यांकन में किस प्रकार की मूल्यांकन होना चाहिए? यहाँ पे देखिए, अगर शैक्षिक की बात करें तो यहाँ पे शैक्षिक मूल्यांकन का ये अर्थ होगा कि छात्रों की जो प्रगति होगी, यानी कि जो आकलन होगा, यानी कि जो अध्यापन जो अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन होगा, उसका महत्वपूर्ण भूमिका जो होगी वह एक प्रकार का जो छात्रों की प्रगति का आकलन होगा। क्या? छात्रों की प्रगति का आकलन, ना कि अभिलेखों का आकलन होगा, ना कि निष्पादन का आकलन होगा, ज्ञान क्षमता का आकलन नहीं होगा। क्योंकि शैक्षिक जो मूल्यांकन होगा, छात्र मतलब कि जो शैक्षिक मूल्यांकन है, शैक्षिक मूल्यांकन में छात्र की कितनी प्रगति हुई है, छात्र कितना आकलन किया है, मतलब कितना अधिगम किया है, उसके बारे में इसमें डिस्कशन होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा का जो है पहला वाला ऑप्शन जो है सही, एकदम सटीक पॉइंट है, यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है। तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। यानी कि जो अधिगम जो है, मान लीजिए छात्रों की जो शैक्षिक प्रगति होगी, यानी कि नए नए अधिगम जो होंगे, उसके नए नए अनुभव जो होंगे विद्यार्थी द्वारा, इसको देखा जाएगा। तो यहाँ पे इसकी मूल्यांकन होगी कि विद्यार्थी ने क्या सीखा है, उसमें क्या सुधार हुए हैं, उसके पाठ्य विवरण में किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। तो यहाँ पे ये छात्र प्रगति के आधार पर इसको देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है तीसरा क्वेश्चन, पूर्वाग्राही किशोर या किशोरी अपनी डैश 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 के प्रति कठोर होंगे। यानी कि देखिए, पूर्वाग्राहिक मतलब पूर्व से पहले, यानी कि जो किशोर होता है, किशोर और किशोरी अपनी पूर्व की समस्याओं से पहले किस प्रकार की जो है शैली से वह जो है आपने जो है जुड़ा होता है। तो पहला ऑप्शन है कि ए है समस्या है, बी है जीवन शैली है और सी है संप्रत्यय है और डी है वास्तविक। देखिए, समस्या क्या होता है? समस्या मतलब क्या है? समस्या, यहाँ पे समस्या है किशोर और किशोरी। किशोर और किशोरी, यह एज होती है कौन सी? 12 से जो है 18 वर्ष की एज होती है, किशोरावस्था की एज होती है। किशोरावस्था में जो होता है, बालक जो होता है, यानी कि जो किशोर होते हैं, वह किसी कार्य या व्यवस्था को, यानी ज्ञान की व्यक्ति के विषय से पहले वो समस्या का चयन करते हैं। यानी कि जो समस्या उनके पास है, यानी कि समस्या उनको जो है कठोर, यानी कि उनके प्रति जो है समस्याएं जो है कठोर होंगी। यानी कि समस्यात्मक बालक भी, हम इस अवस्था को समस्यात्मक बालक भी कह सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन जैसे कि जो है इसको कहा जाता है। यहाँ पे जो है तीसरा का जो है आपको समस्यात्मक
संज्ञानात्मक रूप से समस्या जो है इसका सी जो है तीसरे का जो है ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है आपका चौथा है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में। पहला है कि संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक और स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। देखिए 4 जो चरण दिए गए हैं, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण दिए गए हैं, उसमें 4 चरणों में जो इस चरण को दिया गया है तो वह चरण की पहचान करिए। तो ए ऑप्शन है हिलगार्ड द्वारा, और बी है स्टार्ट द्वारा, और सी है हर्लाग द्वारा, और डी है पियाजे द्वारा। देखिए आप जानते हैं कि पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्था दी है। क्यों 4 प्रकार की? एक है संवेदी, जिसे हम संवेगात्मक जो है संवेदनात्मक गामक अवस्था भी कहते हैं, और दूसरा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे। पहला जो है संवेदी अवस्था, जिसे हम संवेदनात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसकी जो एज होती है 2 से जो है 0 से 2 वर्ष की एज होती है, यानी कि संवेदनात्मक जो है अवस्था होती है। और जो पूर्व संक्रिय अवस्था होती है, पूर्व संक्रिय अवस्था में जो इनकी अवस्था होगी वह 2 से जो है 7 वर्ष होगी। कौन सी? 2 से 7 वर्ष में पूर्व संक्रिय अवस्था। देखिए पहला हो गया संवेदी अवस्था 0 से 2 वर्ष, और पूर्व संक्रिय अवस्था हो जाएगी जो है 2 से 7 वर्ष। उसके बाद स्थूल संक्रिय अवस्था जो हो जाएगी वो 7 से 11 वर्ष होगी। कितना? 7 से 11 वर्ष स्थूल संक्रिय अवस्था। उसके बाद बचता है कि चौथा जो औपचारिक संक्रिय अवस्था, वह 7 से जो है जो 11 है, 11 से वह 15 वर्ष के बीच में होगी। कितना? 11 के बाद जो है 11 से 15 वर्ष जो है वह औपचारिक संक्रिय अवस्था बचेगी। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण आपको जो यहाँ पे दिए गए हैं वह पियाजे महोदय के द्वारा दिया गया है, यानी कि पियाजे जो है आपका जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। चौथा का डी वाला आंसर जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 5वां है कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं वाले प्रश्न पे आपको जो है ज़्यादा जो है फोकस करना है, कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन इसका है कि नियमित जीवन और कामा है संवेगात्मक परिपक्वता। दूसरा बी वाला है आत्मविश्वास सहनशीलता है। सी है बहुत विनित स्वयं में सीमित होता है। डी है वास्तविकता की स्वीकृति स्व मूल्यांकन की योग्यता। देखिए यहाँ पे बालक का जो अच्छे गुण होगा, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य होगा, नियमित जीवन, यानी कि नियमित जीवन में वह अच्छे स्वास्थ्य की जो है भूमिका होती है। संवेगात्मक परिपक्वता भी अच्छे स्वास्थ्य में, अच्छे मानसिक में होती है। आत्मविश्वास भी होगा, सहनशीलता भी होगा, जो कि बहुत विनित जो होता है और स्वयं में सीमित। देखिए बहुत विनित और स्वयं में सीमित इस प्रकार की, यानी मान लीजिए स्वयं में सीमित है, कोई बालक है वह अकेले रहना पसंद करता है, स्वयं में सीमित रहना पसंद करता, तो वह एक प्रकार का जो है अंतर्मुखी बालक, जिसे हम निराशावादी बालक भी कहते हैं, तो उसके अंतर्गत आ जाएगा। बहुत विनित यानी कि बहुत जो है छोटे समय तक, यानी कि जो है उसका जो है कि नए वातावरण के साथ वह समायोजन न कर पाने की स्थिति में जो बालक होता है वह बहुत विनित स्वयं में सीमित होता है। तो यहाँ पे जो है 5वां का जो है आपका जो आंसर होगा वह सी वाला जो है बिल्कुल सटीक बैठेगा। और डी है कि वास्तविकता की स्वीकृति एवं स्व मूल्यांकन की योग्यता, यानी कि जो बालक होता है अपने आप जो है स्व मूल्यांकन करता है, तो वह एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता मानी जा सकती है। जबकि यहाँ पे नहीं वाला ऑप्शन पूछा है, तो नहीं वाले में सी है, यानी कि स्वयं में जो विनित होता है, स्वयं में सीमित होता है। जो सीमित होगा वह एक प्रकार का जो मानसिक एवं शैक्षिक स्तर होगा वो समायोजन स्तर तक ही होगा, यानी कि वह अंतर्मुखी बालक के अंतर्गत आएगा। वह नए अनुभव और नए परिस्थितियों को समायोजन करने में, वो उसके अनुभव में वो कठिनाइयां आएगी, इसलिए इस ऑप्शन को जो है सही माना जा रहा है। तो अगला देखिए, तो अगला है 6वां क्वेश्चन है कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। यहाँ पर भी नहीं आपको ध्यान देना है। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे जो है प्रभावित नहीं होती है। आप जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जितनी बार आपको रिपीट करेंगे, आपको कुछ न कुछ नया उसमें ज्ञान को जो है प्राप्त जो है मिलेगा, उसमें नया अनुभव मिलेगा। आप इसीलिए कहते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट है उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। इसीलिए सभी सलाह देते हैं कि सभी जो भी शिक्षक हैं वो कहेंगे कि प्रैक्टिस सेट करिए। तो दोस्तों आपको ध्यान क्या देना है कि प्रैक्टिस सेट को जो है फोकस करना है कि आप अगर रिवीजन के तौर पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो उसमें सभी पॉइंटों को आप देखिए कि उसमें जो है सभी पॉइंट आपको जो है आ रहे हैं कि नहीं, उसमें
कौन सा अनुभव है, यानी कि अपने आप स्व मूल्यांकन करिए। तो यहाँ पे छठवें क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि अधिगम क्षमता जो है निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। तो आनुवांशिकता से, देखिए आनुवांशिकता से अधिगम जो क्षमता होगी वह प्रभावित होगी, यानी कि बालक का जो आनुवांशिक है, आनुवांशिक लक्षण है, वह किस प्रकार का आनुवांशिक वातावरण है तो उसमें बालक जो है प्रभावित होगा। जबकि वातावरण से भी बालक प्रभावित होगा, किस प्रकार की जो है अच्छे वातावरण में है कि गंदे वातावरण में है कि जो है सामाजिक वातावरण में है, तो किस प्रकार का जो से वातावरण मिल रहा है वहाँ पे उससे वातावरण भी जो है उसके जो है अधिगम को प्रभावित करेगा। और एक जो है सी वाला जो ऑप्शन है कि प्रशिक्षण शिक्षण है, जो प्रशिक्षण या शिक्षण है तो प्रशिक्षण किस प्रकार का है, यानी कि जो है टीचिंग है, किस प्रकार के जो है शिक्षण कार्य किया जा रहा है उसको, वो भी जो है बालक को जो है अधिगम क्षेत्र में उसकी प्रभावित होने का जो मुख्य जो है कारक माना जाएगा। जबकि राष्ट्रीयता जो होता है, ये राष्ट्रीयता इससे संबंधित नहीं है। जो बालक हैं, बालक जो है राष्ट्रीयता जो है इसके जो है कि अधिगम को प्रभावित करने में इसका भूमिका नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है डी वाला ऑप्शन जो है छठवां का सही होगा। डी वाला ऑप्शन को जो है हम लोग सही मान के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सातवां है कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो यहाँ पे कौन कौन जो है पुरस्कार को महत्व देते हैं उसको पहले समझते हैं। देखिए जो है कि जो है थार्डाइक हैं, ये जो है पुरस्कार को जो है महत्व देते हैं, यानी कि यह पुनर्बलन को एक प्रकार का जो है उनको जो है महत्व देते हैं। पावलोव जो है ये भी देते हैं, स्किनर भी इन्होंने पुनर्बलन को जो है आप जो है कि देकर जो है पुरस्कार को देकर जो है इन्होंने भी जो है काम किया है। जबकि गुथरी महोदय कहते हैं, गुथरी के समीपस्थ सिद्धांत के अनुसार इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया को, अनुबंधन को पुरस्कार का जो है माध्यम नहीं माना, यानी कि जो है इन्होंने कहा कि जो पुरस्कार होता है वो पुरस्कार के माध्यम से जो है नहीं होता है। जबकि जो है अन्य कारकों में देखा जाए तो ये सभी जो है मानते हैं कि जो है पुरस्कार जो है एक महत्वपूर्ण कारक माना जा सकता है, यानी कि महत्वपूर्ण कारक हो जाता है जो अधिगम को ग्रहण करना है। अधिगम को ग्रहण करने में जो पुरस्कार है या किसी प्रकार की जो है उसको आंतरिक जो है क्रिया, यानी कि पहले से मोटिवेशन जो है वो जो है सभी जो है इसको मानते हैं। जबकि गुथरी महोदय जो है पुरस्कार को नहीं मानते हैं, ये समीपस्थ सिद्धांत को जो अनुद्दीपन अनुक्रिया यानी कि अनुबंधन पुनर्बन पे आधारित यह जो है कार्य नहीं किए हैं। तो यहाँ पे जो है नौवां का जो है सातवें का जो ऑप्शन हो जाएगा वह डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। अगला देखें तो अगला है कि आठवां है, निम्नलिखित में से किस एक शिशु अधिगम को सहायक नहीं मिलती, यानी कि सहायता जो है नहीं मिलती। कौन सा ऐसा शिशु है जिसको जो है अधिगम की सहायता नहीं मिलती है। पहला ऑप्शन है कि अनुकरण द्वारा, अभिप्रेरणा द्वारा, स्कूल बस्ता द्वारा, डी है पुरस्कार द्वारा। देखिए जो शिशु होता है, यानी कि शिशु जो होगा वह अनुकरण करके जो है अधिगम को सहायक मानेगा, यानी किसी बात को जो है आपका जो है दोहराता है, यानी कि अगर कोई बात आप करते हैं तो उसके पीछे पीछे जो है दोहराने वाली प्रक्रिया होती है वह अनुकरण होती है। तो अनुकरण जो है शिशु के अधिगम में सहायक साबित होगा कि ना कि नहीं, यहाँ पे यह पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि यह सही है। अब प्रेरणा जो होता है या मोटिवेशन भी इसको जो है एक जो है अधिगम को जो है धारण करने में जो है आपका जो है नियम बनाएगा। तो ये भी ये पॉजिटिव पॉइंट मान सकते हैं। जो स्कूल का बस्ता जो होता है, यानी कि स्कूल का जो बैग है उससे कोई जो है अधिगम का जो है इससे साबित नहीं होता है कि, यानी कि जो है यह कह सकते हैं कि जो शिशु के अधिगम में है स्कूल का बस्ता जो है सहायक नहीं साबित होगा। तो यहाँ पे यह निगेटिव मान सकते हैं। पुरस्कार भी अधिगम को सहायता है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि आठवां का जो है सी आप मान सकते हैं कि अधिगम में जो है कि शिशु के अधिगम में सहायक नहीं शामिल हो रहा है, वह स्कूल का बस्ता जो है शामिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नौवां है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, यानी कि बालक की वह कौन सी अवस्था है, वह कौन सा एज जो है जो स्व केंद्रीय होता है, जिसे मतलब कह सकते हैं सेल्फ एज कह सकते हैं। यानी कि देखिए पहला ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष मतलब बालक जो है उस समय असहाय होता है। जन्म के समय बालक असहाय, यानी किसी न किसी की जो है सहायता की जो है आवश्यकता पड़ती है। 3 से जो है 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष में बालक जो होता है इस अवस्था को जो है ये दोनों जो है शैशवावस्था में आते हैं। जो है शैशवावस्था में आते हैं। शैशवावस्था का जो है ये अंतिम चरण होता है। कौन सा? ये अंतिम जो है चरण है, यह अंतिम चरण है। 3 से जो 6 वर्ष की आयु है
इसमें जो बालक होता है उसे उसे क्या कहते हैं, ये स्वयं यानी कि स्वयं की खुशी की चिंता करने वाला बालक होता है, यह स्व केंद्रित बालक इसको हम कह सकते हैं। यानी कि बी वाले ऑप्शन में जो है इसको हम मान सकते हैं कि यह सही है। और 7 से किशोरावस्था तक जो एज होती है वह जो है कि बाल्यावस्था यानी कि पूर्व किशोरावस्था कह सकते हैं, या जो है बाल्यावस्था के अंतिम अवस्था भी कह सकते हैं। किशोरावस्था में इसको नहीं, यानी कि किशोरावस्था एक जो है संघर्ष या तनाव की एज इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे जो बी वाला जो है ऑप्शन है स्व केंद्रित अवस्था या स्वयं की खुशी के लिए जो चिंतन कार्य करते हैं यानी कि स्व केंद्रित बालक इसके अंतर्गत आते हैं, जो है 3 से 6 वर्ष। यानी कि 9वां का जो है बी वाला जो है आंसर जो है इसको हम मान के चलते हैं, यह सही है, बिल्कुल सटीक है। यहाँ पे देखिए, अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको जो है कि शुद्धता में त्रुटि आती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन का नंबर और ऑप्शन जो है जरूर लिखें, क्योंकि उससे जो है हमको आगे जो है आगे वाले जो प्रैक्टिस सेट हैं उसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसमें जो है सुधार करने का जो है मौका मिलेगा, यानी कि जो है शुद्धता करने का सबसे ज़्यादा जहाँ पे मौका मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो है कि 10वां है कि माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। देखिए, जो है बालक होता है यानी कि बालक की कौन सी एज है जब वह अपने माँ बाप के जो साये से है वह बाहर निकलता है, यानी कि अपने साथी के साथ रहना पसंद करता है। वह ए ऑप्शन है किशोरावस्था, बी है पूर्व बाल्यावस्था, सी है उत्तर बाल्यावस्था और डी है शैशवावस्था। देखिए, शैशवावस्था में 2 एज होती है, 0 से 2 वर्ष और 3 से 6 वर्ष। इसमें जो है बालक एक एज हमने अभी बताया कि वह है एक स्व जिसे हम कहते हैं कि स्व अनुभूति, यानी कि अपने आप में स्वयं जो है आपने कार्य करने या स्व केंद्रित बालक की अवस्था जो है होती है। अब देखिए, किशोरावस्था आप जानते हैं संघर्ष और तनाव की अवस्था होती है, जबकि यहाँ पे देखें तो जो है उत्तर बाल्यावस्था है। कौन सी बाल्यावस्था के 2 पद हैं, एक है जो है उत्तर बाल्यावस्था जिसे हम 9 से 12 वर्ष की एज होती है, 9 से 12 वर्ष की जो आयु होती है वो उत्तर बाल्यावस्था की एज में आएगी, यानी कि जो है पूर्व किशोरावस्था इसको कह सकते हैं। किशोरावस्था के जो पूर्व की एज है, किसे किशोरावस्था की पूर्व की जो एज है पूर्व किशोरावस्था कह सकते हैं। तो इसमें जो बालक होता है वह बाहर निकलता है, यानी कि बाहर निकलेगा तो वह अपने मित्र से मिलेगा, अपने दोस्त से मिलेगा, उससे जो है अपनी वार्ता करेगा, यानी कि उसके साथ जो संगत मिलेगी, उसके साथ जो रहने का जो उसका जो पसंद यानी कि मिलेगा, यानी कि अपेक्षा अपने माता पिता की अपेक्षा जो है अधिक रहना पसंद करेगा, यानी कि जो अपने मित्र के साथ रहना पसंद करेगा, अपने साथी के साथ रहना पसंद करेगा, उसके साथ जो है अपनी जो है सारी क्रियाएं साझा करने का जो है काम करता है, तो वह है उत्तर बाल्यावस्था। यानी कि उत्तर बाल्यावस्था को हम जो है सही मान के चलते हैं, तो उत्तर बाल्यावस्था जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 11वां है कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। पहला ऑप्शन है कि किशोरावस्था, बी है प्रौढ़ावस्था और सी है पूर्व बाल्यावस्था और डी है उत्तर बाल्यावस्था। कौन सी उत्तर बाल्यावस्था? यहाँ पे देखिए, किशोरावस्था आपको बताएं कि यहाँ जो है एक प्रकार का जो है संघर्ष और जो है तनाव की एज है। यहाँ पर जो है बालक किसी न किसी संघर्ष में रहता है, यानी कि यहाँ पे देखिए प्रयासरत रहना, इसको आप ध्यान रखिए। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक को नई समस्याओं संवेगों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में जो बालक होता है वो अपनी समस्याओं का जो है अपनी जो समस्या होती है, यानी कि जो भी समस्या है उसका जो है हल निकालने में जो है बालक इसमें सामना करता है, यानी कि उसका हल निकालने के लिए सामना करता है इस अवस्था में। यानी कि बच्चा जो होता है वह परिपक्व होता है, यानी कि अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए इसमें जो है किशोरावस्था में परिपक्व होता है, वह अपनी ऊंचाइयों को छूता है, यानी कि अपनी जो है उन्मुख होता है उस कार्य को करने के लिए, तथा उसकी मानसिक जो परिपक्वता होती है वह बहुत शिखर पे होती है। कौन सी? जो उसकी मानसिक एज होता है वह बहुत ही ऊंच होता है, यानी कि वह कार्य को करने के लिए प्रयत्न होता है, जहाँ पर उसकी जो है अगर जो कार्य को अगर वो कर लिया, उसको संतुष्टि मिल गई, उसको अनुभव मिल गया, तो वहाँ पर वह कार्य को सफल मानता है। तो यहाँ पे जो है आपका 11वां का जो माना जाएगा, यानी कि परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए जो प्रयत्नरत रहता है बालक, वो किशोरावस्था में रहता है। किशोरावस्था जो एज होती है उस समस्या को, जो कठिन से कठिन समस्याओं को जो हल करने के लिए, यानी कि समस्यात्मक बालक के रूप में इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे यह जो ए वाले जो है ऑप्शन को जो है बिल्कुल सही मानेंगे। प्रौढ़ावस्था का एज जो होता है वो 18 वर्ष के बाद की एज होती है। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था हमने अभी डिस्कस किया है कि उत्तर बाल्यावस्था कौन सी एज होती है, 9 से जो 12 वर्ष है, 6 से जो है 9 वर्ष की एज जो है पूर्व बाल्यावस्था होती है। तो इसको हम जो है आपको जो है समझ के रखना है।
अगला क्वेश्चन है कि 12वां है कि सीखने की प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। देखिए यहाँ पे जो सीखने का नियम है आप सभी जानते हैं कि थॉर्नडाइक महोदय जो है, थॉर्नडाइक जो है वो सीखने का जो नियम दिए हैं, कौन, थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया है। इन्होंने 2 नियम दिए हैं, कौन सी, उन्होंने 2 नियम दिया है। पहला एक मुख्य नियम दिया है, कौन सा, एक मुख्य नियम दिया है, और एक गौड़ नियम दिए हैं, कौन सा, एक गौड़ नियम। देखिए सीखने के जो है नियम दिए हैं थॉर्नडाइक महोदय ने, थॉर्नडाइक महोदय एक जो है मुख्य नियम दिए हैं, एक गौड़ नियम दिए हैं। मुख्य नियम में इन्होंने 3 नियम बताए हैं, जबकि गौड़ नियम में इन्होंने 5 प्रकार के नियम बताए हैं। तो मुख्य नियम की बात करें, इसमें दिए हैं कि जो है तत्परता का नियम, कौन सा, तत्परता के नियम, एक अभ्यास का नियम, कौन सा, अभ्यास का नियम, और एक होता है प्रभाव का नियम, कौन सा, प्रभाव का नियम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम इस प्रकार से मार्किंग करना। कौन सा, तत्परता का नियम 1 नंबर है, उसके बाद जो है आपका प्रभाव का नियम 2 नंबर है, उसके बाद जो अभ्यास का नियम है वह 3 नंबर पे है। तो यहाँ पे जो सीखने की प्राथमिक मूलभूत नियम पूछा गया है वह प्राथमिक यानी कि मूलभूत का जो पहला नियम पूछा गया है वह कौन सा है, वह कौन सा, तत्परता का नियम। कौन सा, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आपको दिया गया है कि पहला ए है कि अभ्यास का नियम, बी है परिणाम की अपेक्षा से, सी है कि प्रशंसा से, डी है तत्परता से। तो यहाँ पे आप डी वाले ऑप्शन को देखेंगे तो तत्परता, जो तत्परता है इसकी प्राथमिक नियम है। तो इसको तत्परता यानी कि अगर बालक जो होता है किसी कार्य के लिए अगर तत्पर है यानी कि वह अपनी तैयारी को तैयारी के लिए बल देता है तो इसे हम तत्परता का नियम कहेंगे। यानी कहेंगे कि जो बालक होता है वह किसी भी कार्य को सीखने के लिए जो है तत्पर होता है, यानी कि उसे सीख लेने की वह तत्परता रखता है, यानी कि तत्परता में कार्य उसकी निहित लगती है, जिसे हम तत्पर बालक कहते हैं। यानी कि जब तत्पर होगा यानी कि जो बालक में जो है कि सीखने की जो है लत होगी, एक प्रकार की जो है कार्य करने का जो ललक होगा, वहाँ पे तत्परता होगा, तो वहाँ पे बालक जो है एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। यानी कि वह कह सकते हैं वहाँ पे ध्यान केंद्रित बालक होगा। कौन सा, ध्यान केंद्रित बालक होगा। तो वहाँ पे जो है तत्पर होने के कारण बालक की जो है सीखने की जो है क्रिया होगी वह तेज होगी। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन था प्राथमिक मूल नियम से ही था। तो यहाँ पे तत्परता का जो है प्राथमिक मूल नियम होता है तत्परता है, उसके बाद अब प्रभाव है और अभ्यास है। तत्परता, प्रभाव, अभ्यास, इस तरह से आप इसको नोट करके रखिएगा। जो है थॉर्नडाइक के द्वारा मुख्य नियम इनमें शामिल किया गया है। बहुत सारी इस पे जो है थॉर्नडाइक पे बहुत सारे बार ये क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। आपके प्रीवियस ईयर में आप जो भी क्वेश्चन जो है 2020 से 21 में जितने भी परीक्षा हुए हैं 2011 से सबको उठाएंगे तो आप में सब में आपको जो है किसी न किसी एक प्रैक्टिस सेट में छूटा होगा। बाकी सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या थॉर्नडाइक का नियम, बहु क्रिया का नियम, इन सभी से कोई न कोई क्वेश्चन समझिए हमेशा पूछा गया है। तो आप इसको याद रखिएगा और समझने का प्रयास जो है बिल्कुल जो है ध्यान से करने का आप करिए। आप मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आ गया होगा। और जो है आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। देखिए जो सीखने की प्रक्रिया है वो कैसे प्रभावित होती है। देखिए पहला ऑप्शन है अनुकरण द्वारा। देखिए बालक जो है अनुकरण के माध्यम से भी सीख सकता है। हमने डिस्कस किया है कि बालक जो होता है वह अनुकरण करके भी किसी भी कार्य को सीख सकता है। और उसके बाद बी है प्रशंसा एवं निंदा करके। बालक को प्रशंसा अगर आप करते हैं तो भी सीख सकता है, निंदा करते हैं तब भी सीख सकता है। उसका जो है अधिगम जो है प्रभावित होगा किसी न किसी कारण से। वह सीखने पे या सकारात्मक या नकारात्मक यानी कि निंदा करने पर वह जो है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला यह कारक मान सकते हैं। और प्रतियोगिता भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका डी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। यानी कि जो है सभी जो है यहाँ पे सही है, यह सभी सही है तो ये सभी सही मान सकते हैं। तो यहाँ के साथ साथ देखिए अनुकरण करना, प्रशंसा करना, निंदा करना या प्रतियोगिता करना, साथ साथ अगर विषय के साथ अगर आपका जो है विषय है यानी कि सब्जेक्ट है के प्रति अगर मनोवृत्ति है यानी कि मनोवृत्ति है उसको भी हम शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अनुवांशिकता भी है। अभी इसका डिस्कस हमने किया कि अनुवांशिकता भी जो है बालक को प्रभावित कर सकता है यानी कि उसके अधिगम को जो है प्रभावित कर सकता है। इसके पहले वातावरण भी आ रहा था कि वातावरण भी जो है बालक का जो है सीखने में प्रभावित करता है। उसके अभिप्रेरणा भी सीखने में प्रभावित करता है। सीखने की अगर इच्छा नहीं है बालक में
तो वो भी जो है प्रभावित कर सकता है उसके अधिगम के कार्य में। तो यहाँ पे 13वां का जो आंसर है आपका डी वाला जो है सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो है 14वां क्वेश्चन है, बालक के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जा सकता है। देखिए, बालक की जो सीखने की प्रक्रिया है, प्रेरणा यानी कि प्रेरणा को यानी कि प्रेरणा या अभिप्रेरणा भी इसको कहते हैं, जिसे मोटिवेशन भी कहते हैं। तो इसको कैसे हम प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, बालक की पहला ऑप्शन है, बालक की व्यक्तित्व का आदर करके, पुरस्कार एवं दंड देकर, प्रशंसा एवं भत्तेदार देकर, उपरोक्त में सही से। देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए भर्त्सना, यहाँ पे उड़नतुरा है, भर्त्सना है। यहाँ पे बालक की व्यक्तित्व का आदर करके, बिल्कुल व्यक्तित्व के आदर करके, यानी कि जो मोटिवेशन है, यानी कि जो अभिप्रेरणा है, आवश्यक एक जनित होता है जो बालक को अधिगम के लिए प्रोत्साहित करता है, यानी कि मोटिवेशन करता है कि बालक किस प्रकार की जो सीख ले रहा है। बालक में सीख जो है आपका एक पॉजिटिव भी होगा, जिसे हम सकारात्मक कहते हैं, और एक नकारात्मक भी होगा जिसे हम निगेटिव भी कहते हैं। यानी कि दोनों प्रकार की जो है उसके में अभिप्रेरणा होगी, सकारात्मक और नकारात्मक। जैसे दंड, पुरस्कार जो है, भर्त्सना जो है, व्यक्तिगत आदर, ये सभी जो है आपको जो है मिलेंगे कि यह जो है बालक को सीखने के लिए यह उपयोगी कारक, इसको उपयोगी माना जा सकता है। तो यहाँ पे 14वां का जो है डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 15वां कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। जो 15वां क्वेश्चन है कि ये ऑप्शन है कि छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनकी जो है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, यह जो है एकदम पॉजिटिव पॉइंट है, इसको कर सकते हैं आप। उन्हें आत्मगौरव अनुभूति कराने का, ये भी एकदम पॉजिटिव है, ये भी कर सकते हैं। उनकी अधिकाधिक प्रशंसा करना, यानी कि देखिए, बालक की बहुत अधिक प्रशंसा करना भी एक घातक साबित हो सकता है। यानी कि अधिक अगर प्रशंसा करते हैं तो उसकी जो युक्ति होती है, यानी कि जो अधिगम करने की जो युक्ति है, उसमें एक प्रकार की बाधा पड़ सकती है। यानी कि बालक को जो कह सकते हैं कि अहम की भावना आ सकती है, जिसमें ईगो की भावना आ सकती है कि बालक जो है अपनी भावनाओं संचारों को नहीं कर सकेगा, तब उसमें ज्ञान में, अभिवृत्ति में जो है उसमें निगेटिव आने लगा। तो यहाँ पे ये देखा जाए तो यह निगेटिव पॉइंट के रूप में है, यहाँ पे देखा जा सकता है। यहाँ पे जो नहीं करना है, तो यहाँ पे सी वाला जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा कि सी वाला जो है प्रशंसा नहीं करना है। बालक को, विद्यार्थियों की अधिक प्रशंसा नहीं करना है, थोड़ा बहुत उसको जो है मोटिवेट कर सकते हैं, उसको आंतरिक प्रेरणा दे सकते हैं। उसके बाद डी वाला है कि गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम में विधियों का अनुप्रयोग करके ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सी वाला जो है ऑप्शन 15वां का सही होगा। अगला 16 है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता, देखिए, बुद्धि और सृजनात्मकता एक दूसरे से संबंधित है। कैसे संबंधित है उसको देखिए। यहाँ के बुद्धि और सृजनात्मकता का दोनों को अलग अलग घटकों में देखा जाता है। तो दोनों का अलग अलग घटक, जैसे कि जो पॉजिटिव एज है, यानी कि बुद्धि का जो पॉजिटिव और जो इसका जो पॉजिटिव है, यानी कि यह संबंध पाया जाता है। कौन सा संबंध पाया जाता है? यानी कि इसको कह सकते हैं कि बुद्धि जो है हमारी, यहाँ पे यह धनात्मक जो है, सकारात्मक जो है पक्ष इसमें देखा जाता है। यानी कि जो बुद्धि का स्तर बढ़ने पर जो है, बुद्धि का अगर स्तर आपका बढ़ रहा है, कि बुद्धि का स्तर जो है कि पॉजिटिव दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पे सृजनात्मकता भी पॉजिटिव दिशा में जाएगी, यानी कि वह भी जो है बढ़ने का काम करेगी। जबकि अगर बुद्धि घटेगी तो जो है सृजनात्मकता भी घटेगी। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव जो है पॉइंट जो है इसको दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि 17वां की कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। पहला ऑप्शन है आपका ए है कि जो है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। यह बिल्कुल गलत बात है। यह निगेटिव पॉइंट को दर्शा रहा है कि बालक किसी भी प्रकार की गलती करता है या किसी प्रकार की वह दंड के लायक होता है, तो उसे जो है इस प्रकार न तो दंड देने का अधिकार है, न उसे कक्षा से बाहर निकालने का अधिकार है। अगला देखें तो बी वाला ऑप्शन है कि शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। देखिए, इसको पॉजिटिव मान सकते हैं कि बालक की जो शिक्षण कार्य है, शिक्षण कार्य को रोचक बनाने की जो प्रक्रिया है,
वो बेहतरीन साबित होनी चाहिए, यानी कि शिक्षण को उपचार देना चाहिए और नए नए जो है कार्य को करने के लिए उसको जो है एक प्रकार का रोचकता उसमें उत्पन्न करना चाहिए कि बालक को जो है पढ़ने में अधिगम धारण करने में जो है रुचि उत्पन्न करे। अगला है कि छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना चाहिए। ये भी गलत बात है कि बार बार किसी की अध्यापक को बुलाएंगे तो वहाँ पे वो वैसे भी अलग से गुस्सा करेंगे, तो इस प्रकार के निगेटिव पॉइंट को यहाँ पर नहीं ध्यान देंगे। अगला है डी है अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। ये भी गलत बात है। अनुशासनहीन जो है छात्र उनकी जो है अलग जो है सुविधाएं प्रदान करना बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बी वाला जो है 17 का बी जो है ऑप्शन जो है बिल्कुल सही माना जाएगा, यानी कि जो है कि शिक्षण को रोचक अगर बनाना है तो बालक को केंद्रित रख के उसको जो है शिक्षण कार्य को रोचक बनाया जा सकता है, यानी कि अनुशासन को सर्वाधिक प्रभावशाली तभी बनाया जा सकता है जब बालक को केंद्र में रख कर अगर शिक्षण कार्य किया जाए, यानी कि कच कच का वातावरण शांत रहेगा। अगर उसको पढ़ाई के लिए अत्यधिक रोचक बनाना है तो उसके व्यवहारिक जीवन में और शिक्षण कार्य को रोचक करने के लिए उसको हम विषय वस्तु को जो है और छात्र को जो है केंद्रित करेंगे, छात्र को तब ध्यान वह बालक लगाएगा। तो 17 का जो हो गया बी वाला ऑप्शन जो है सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 18वां है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। देखिए शैशवावस्था में बच्चा जो है क्रियाकलाप किस प्रकार के करता है। पहला मूल प्रवृत्त्यात्मक है, बी है संरक्षित है, सी है ज्ञानात्मक है, संवेगात्मक, डी वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए जो बालक होता है, पहले आप जानते हैं कि जो 0 से 6 वर्ष की जो आयु होती है यह शैशवावस्था के अंतर्गत आती है। किसमें? शैशवावस्था के अंतर्गत आती है। इसमें जो बालक होता है, जो शिशु होता है जिसे हम कहते हैं शिशु जो होता है वह मूल प्रवृत्ति के कार्य करता है, यानी कि जो अपने मुख के कारण, यानी कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उसके कारण जो है बच्चा जो है अपना कार्य करता है, यानी कि जो क्रियाकलाप उसकी होती है वह इसी के कार्य करता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी बालक को खुश होना है तो वह हंसने का प्रयास करेगा, यानी कि हंसी के द्वारा जो है हंसने का जो है अगर खुशी होने का प्रयास है तो वह हंसी से व्यक्त करेगा। अगर किसी प्रकार का जिसे कष्ट है या गुस्सा आने का प्रयास है तो वह रोने वाली जो अभिक्रिया जो है व्यक्त करता है। तो यह देख सकते हैं, तो इस प्रकार के जो क्रियाकलाप है वो मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आएगा। तो आपको उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 19वां क्वेश्चन है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, और व्याख्या विधि द्वारा शिक्षण, और सी है क्रियाकलाप के साथ शिक्षण, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं तो होगा व्याख्यान विधि, ये भी नहीं होगा। क्रियाकलाप के द्वारा शिक्षण कराना नहीं है। देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण की पहचान करना। देखिए अगर जो है शिक्षक है, देखिए कि जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा हो रही है, मतलब हर प्रकार के बालक उसमें शामिल हो रहे हैं, तो शिक्षक को क्या करना होगा, उसमें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, यानी कि शिक्षण को उसे जो है कि विशिष्ट बालक को पहचानने के लिए या किसी भी बालक को पहचानने के लिए जो है उसमें जो है उसको जो है एक प्रशिक्षण देना चाहिए। यानी कि समेकित शिक्षा में जब शिक्षण कार्य किया जाएगा तो अध्यापक को आप जब प्रशिक्षण दे देंगे तो वह एक जो है कि विशेष आवश्यकता वाले बालक को भी उनके लक्षणों के द्वारा वह पहचान सकता है, उनकी क्षमता के अनुसार वह पहचान सकता है। तो यह एक अनिवार्य रूप माना जा सकता है कि बच्चों वाले की पहचान के लिए शिक्षण कार्य देना चाहिए अध्यापक को। अगला क्वेश्चन है कि 20वां के निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। पहला है जो है कि औसत बुद्धि के बच्चे, बी है ग्रामीण बच्चे, सी है अध्ययनशील बच्चे, डी है कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे। देखिए समायोजन में समस्या तभी होगी जब बच्चे की बुद्धि में किसी प्रकार का दोष होगा। तो यहाँ पे देखें तो डी वाला ऑप्शन, जो कुशाग्र बुद्धि के जो बालक होते हैं उनको समायोजन करने में कठिनाई होती है। किससे? जो है सामान्य बालक के साथ। सामान्य बालक के साथ अगर वह रहते हैं तो वह उनको जो है बुद्धि में जो है उनके कार्य करने की क्षमता में जो है कुशाग्र बुद्धि जो है समायोजन करने में समस्या उत्पन्न करते हैं, यानी कि उनको समस्या करने में अयोग्यता महसूस करते हैं, यानी कि योग्य नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि सामान्य बुद्धि के साथ वह बालक नहीं रह सकते हैं, इसलिए उन्हें समायोजन करने में कठिनाई होती है। तो अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला है 21वां क्वेश्चन है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका यह विद्यार्थी पहले से किसी वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था, उसमें जो है विद्यालय जो है स्थिरता आ गई, यानी कि बालक जो है
यहाँ इस क्वेश्चन को समझने का बहुत प्रयास करिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इसको माना जा सकता है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा जाता है कि शिक्षक यदि किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले से किसी वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कि बालक पहले से सीख रहा था, अब नहीं सीख पा रहा है, यानी कि उसमें स्थिरता आ गई है, वह एक प्रकार से कंटिन्यूअस हो रहा है, तो उसको सीखने में जो है थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी हो रही, तो कैसे होगा। पहला ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक स्थिति मनाना चाहिए। स्थिति जो है स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए इसको, जो है स्वाभाविक स्थिति। और बी है कि विषय को स्पष्ट से पढ़ना चाहिए, कि स्पष्टता से विषय को पढ़ना चाहिए और यह पढ़ाना चाहिए, ठीक। उसके बाद विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए और उसके साथ जो है डी है उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो देखिए पहले सबसे पहले समझिए कि पहला जो है सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक करना चाहिए, यानी कि जो बालक है, बालक की जो है कि सीखने की प्रक्रिया है सतत चलती है। आप जानते हैं कि सतत चलने वाली जो प्रक्रिया है वह बालक की चलने वाली है। इस प्रक्रिया में बालक जो है कभी कभी जो है तीव्र हो जाता है, यानी कि जो है उसकी कार्य करने की तीव्रता आती है, कभी कभी मंदता आती है। कौन सी मंदता आती है, तो यहाँ पे एक देखें तो यह स्वाभाविक क्रिया है। कौन सी जो है सीखना जो है एक प्रकार का तीव्र हो जाता है या स्थिरता आ जाती है, यह सीखने की प्रक्रिया की एक स्वाभाविक स्थिति इसको मानना चाहिए, या इसको स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। यानी कि विद्यार्थियों में सीखने की यह स्थिरता भी आती रहती है, इससे बहुत ज़्यादा इसमें प्रभाव नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन जो है आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वहाँ पे जो है स्पष्टता पढ़ाएंगे तो वहाँ पे वह बालक के जो है सीख पाएगा। वहाँ पे एक समय आता है जो बालक जो है कि ओवर हो जाता है, यानी कि बालक को सीखने की क्षमता जो है उस समय नहीं रहती है, तो वहाँ पे स्थिरता आ जाती है। तो यह स्वाभाविक एक क्रिया है, तो इसको मानना चाहिए। तो कभी कभी आपको भी अगर समझ में नहीं आता है तो कुछ देर बाद पढ़िए तो ऑटोमेटिक जो है समझ में आएगा, यानी कि ब्रेक देकर पढ़ना या सतत कार्य करना, तो इस प्रकार की जो है कार्य करने की जरूरत होती है। तो 21वां का जो है ए वाला जो है बिल्कुल सही है आंसर। अगला है कि 22 है अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। ए है कि विद्यार्थी के साथ लड़ाई से पेश आना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे एक निगेटिव पॉइंट जो है पहले ही आपको मिल गया। ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको आप मान के चलिए। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ उसे ना जानने योग्य दूरी बनाने के लिए करना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी गलत बात है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के साथ जो है तो उसके साथ रहना चाहिए, उसके साथ समायोजन करना चाहिए, उसके साथ पढ़ना चाहिए। जबकि यहाँ पे ना जानने योग्य दूरी बनाने के लिए यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ पे निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। देखिए बालक के हित में या बालक को केंद्रित रख के, बालक को उपचार के केंद्र में रख के सभी कार्य जो है इसमें करना जो है आवश्यक है। अगला देखें तो उसके समूह के सभी सदस्यों को मूल प्रवृत्ति बदलनी चाहिए, यहाँ पे जो है सोचना पड़ेगा। अगला विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, विद्यार्थियों के प्रेरित। देखिए अपनी कक्षा के मूल प्रवृत्तियों के साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या बदलना चाहिए। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा कि सदस्यों की मूल प्रवृत्ति को बदलना होगा। यानी कि मान लीजिए कि बालक की जो संगत होती है, जो संगति है उसकी बालक की, यानी कि बालक के जो साथी हैं उनकी मूल प्रवृत्ति को आप बदल देंगे तो ये बालक जो है इसकी प्रवृत्ति भी बदल जाएगी। यानी कि अगर इसको सकारात्मक क्षेत्र में लाएंगे तो सकारात्मक हो जाएगा, अगर नकारात्मक क्षेत्र में जाएंगे तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है बालक के जो है सभी बालक के जो है सकारात्मक क्षेत्र में रख देंगे तो वहाँ सकारात्मक, यानी कि उनकी जो सदस्यों की प्रवृत्ति जो है सकारात्मक हो जाएगी। तो इसको जो है सी वाला जो है ऑप्शन सही मानेंगे 22 का। अगला क्वेश्चन है कि 23 का विकास की वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन से है। देखिए विकास जो होता है, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, जबकि परिपक्वता देखें तो यह सतत से उसी प्रकार चलेगी जिस प्रकार की चलनी चाहिए। तो विकास का संबंध जिस प्रकार क्रमिक रूप से होता है, यानी कि सतत होने वाली प्रक्रिया है, वैसे वैसे परिपक्वता होती है। क्या परिपक्वता भी जो होगा वह भी एक प्रकार का जो है चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि इसमें भी किसी न किसी संबंध से जो है यह प्रक्रिया होगी। विकास जो है किससे होगा, यह सतत यानी कि चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे यह होगी प्रतिक्रिया। कौन सी प्रतिक्रिया होगी, कौन सी प्रतिक्रिया होगी, और जो उद्दीपन का जो संबंध होगा वो प्रतिक्रिया से होगा। विकास का संबंध
जो है वही है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है, यानी कि विकास जो है परिपक्व होगा, यानी कि विकास का संबंध परिपक्वता से है। उद्दीपन का संबंध जो होगा वह प्रतिक्रिया से होगा। किसका? उद्दीपन जो है उद्दीपन का कार्य करेगा, यानी कि बच्चा जो परिपक्व होगा, यानी कि जो चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि परिपक्वता जो हो आती रहती है, यानी कि बच्चा जो सीखता रहता है उसमें जो है विकास से जो है सतत चलने वाली परिपक्वता के अंतर्गत आएगा। तो उद्दीपन का संबंध जो है प्रतिक्रिया से हो जाएगा। यहाँ पे जो है बी वाला जो है ऑप्शन सही होगा कि उद्दीपन का जो है प्रक्रिया से जो है संबंध रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो है अगला देखें तो अगला क्वेश्चन है आपका 24 है। पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, यानी कि पियाजे किस क्षेत्र में जाने जाते हैं? तो देखिए आपका जो है पहला ऑप्शन है कि भाषा विकास, बी है ज्ञानात्मक विकास, सी है नैतिक विकास, डी है सामाजिक विकास। देखिए सबसे पहले देखें तो भाषा विकास को आप जानते हैं चॉम्स्की हैं। कौन? चॉम्स्की जो है, चॉम्स्की जो है भाषा विकास से संबंधित है। ज्ञानात्मक विकास जो है जीन पियाजे संबंधित है। कौन? जीन पियाजे महोदय जो हैं, पियाजे जो हैं यह जो है कि ज्ञानात्मक के क्षेत्र से संबंधित है। जबकि नैतिक विकास जो होता है, नैतिक विकास कौन से? कोहलबर्ग। कौन से? कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास से संबंधित है। नैतिक विकास का जो योगदान जो है कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। जो है अल्बर्ट जो है बंडूरा जो है सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। कौन से? अल्बर्ट जो है बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा जिसे कहते हैं बंडूरा। ठीक, अल्बर्ट बंडूरा जो है सामाजिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का कोहलबर्ग है, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे हैं, जो कि संज्ञानात्मक जो है विकास जो है का योगदान चॉम्स्की द्वारा, यानी कि भाषा विकास का जो है विकास जो है चॉम्स्की द्वारा दिया गया। तो पियाजे का जो है हो जाएगा जो है बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा कि ज्ञानात्मक क्षेत्र में जो है पियाजे का मुख्य योगदान है। आप जानते हैं कि पियाजे जो है 4 प्रकार की अवस्थाएं भी देते हैं, इनको भी आपको हमने पीछे डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन है कि जो है कि 25वां क्वेश्चन है कि जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक और दूसरे को प्रभावित करते हैं, वह एक और दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वह सामाजिक समूहों का निर्माण करते हैं। यह कथन जो है किसका है? देखिए आंशिक रूप से सत्य है। यह कथन किस प्रकार का है? आंशिक रूप से सत्य है या कदाचित सत्य है, असत्य है। देखिए जब कोई भी व्यक्ति मिलेगा, यानी कि एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति के साथ अगर मिलता है तो वह जो है किसी न किसी कार्य को प्रभावित करेगी, यानी कि यह पूर्ण रूप से सत्य माना जा सकता है, आंशिक रूप से सत्य नहीं मानेंगे, यानी कि कहेंगे सत्य है। क्या कहेंगे? सत्य है, इसको मान के चलेंगे। जो अगला क्वेश्चन है 26वां है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में किसका ध्यान जो है भली प्रकार रखना चाहिए? ए है विद्यार्थियों के सक्रिय सहभागिता, बी है अनुशासन और नियमित उपस्थिति, सी है गृह कार्य की जांच में लगना, और डी है विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। यानी किस प्रकार के शिक्षण प्रक्रिया में किसकी भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए उसको जो है डिस्कस करना है। देखिए सबसे पहले ध्यान देना है कि जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी को जो है किस प्रकार का क्षेत्र मिलना चाहिए। देखिए पहला विद्यार्थी का सक्रिय सहभागिता एकदम पॉजिटिव पॉइंट है। इसको विद्यालय जब सक्रिय भूमिका निभाएगा तो वह शिक्षण प्रक्रिया जो है भली प्रकार से जो है प्रकट हो पाएगी, यहाँ पे ध्यान लग पाएगा, यहाँ पे बालक जो है सक्रिय भूमिका निभा पाएगा। जो है कि जो शिक्षण कार्य होगा, जो अधिगम होगा वह एक प्रकार का पॉजिटिव अधिगम होगा, सकारात्मक जो है शिक्षण होगा। अनुशासन व अनियमित उपस्थिति, जो कि अनुशासन जो है नियमित उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। गृह कार्य की जांच में लगन ये भी जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं है। जो मेन मुख्य जो है विषय वस्तु की कठिनाई का स्तर बिल्कुल नहीं, ये वाला जो है बिल्कुल सही मान सकते हैं। जो विद्यार्थियों के सक्रिय सहभागिता सबसे ज़्यादा जो है ध्यान देना, यानी कि भली प्रकार उसको समझा जा सकता है, जो मैक्सिमम जो है सही माना जाएगा वह ए वाला जो है ऑप्शन जो है माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27वां है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन अपने बच्चों का आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। यह जो है तथ्यात्मक एक जो है कि प्रश्न के रूप में है कि व्यक्ति को जो आंतरिक प्रेरणा है, यानी कि जो इनर जो है मोटिवेशन है, कौन दे रहा है। जो है कि आंतरिक प्रेरणा को जो है देने वाला कौन सा ऐसा ऑप्शन है? पहला है कि फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। जो है चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं, यह प्रेरणा है, मगर यह आंतरिक प्रेरणा नहीं है, यह एक प्रकार का जो है बाहरी प्रेरणा है। किस प्रकार? बाहरी है। और बी है कि कक्षा में उन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी पुस्तक देते हैं, यह भी एक प्रकार की बाह्य प्रेरणा है। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। और उसके बाद विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार के
जो है राकेश कुमार अपने पुत्र की जो है प्रशंसा करते हैं, यानी विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने वाले जो है पुत्र जो है राकेश कुमार जो है अपने पुत्र की जो है प्रशंसा करते हैं। वह देखिए प्रशंसा जो हो गया है, यह जो है एक आंतरिक प्रेरणा आ गया। यहाँ पे जो है बच्चों की जो है प्रशंसा करना, यह सर्वोच्च अंक पाने के लिए जो उनके आंतरिक प्रेरणा का जो है प्रेरित करने का यह जो है मोटिवेशन होता है। तो यहाँ पे डी वाला जो है ऑप्शन जो है 27वां का जो है बिल्कुल सही होगा। अगला जो होता है क्वेश्चन है कि 28वें बच्चों के सामाजिक विकास में किसका योगदान है। देखिए विशेष महत्व यहाँ पे डैश 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 किसका महत्व है। खेल का है, बाल साहित्य का है, सी है दिनचर्या का है, डी है संचार माध्यम का है। देखिए आप जानते हैं कि जो है कि खेल विधि द्वारा बालक जो है मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है, जिसके समायोजन की क्षमता और वृद्धि जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी कारण कह सकते हैं खेल विकास, यानी कि बच्चों के सामाजिक विकास में जो मुख्य कार्य होगा यहाँ पे जो है डाट डास है, तो वहाँ पे खेल विकास कह सकते हैं। खेल के माध्यम से जो है बच्चों में समायोजन या स्वरूप बच्चे में जो है विकास जो है एक तरह से सकारात्मक के रूप में आएगा। तो यहाँ पे सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जो है कि 28 का जो है ए वाला जो है सही होगा, इसको मान के चलेंगे। अगला है जो 29 है कि भाटिया बैटरी प्रयोग निम्न में किसके परीक्षण हेतु जो है किया जाता है। भाटिया बैटरी परीक्षण, आप जानते हैं भाटिया जो है बुद्धि परीक्षण के लिए जाना जाता है। किसे बुद्धि परीक्षण के लिए जो है भाटिया बुद्धि परीक्षण, इसको हम कहते हैं कि जो है कि इनका जो है भाटिया CM भाटिया, जिसको पूरा हम नाम कहते हैं CM भाटिया, जो है इनको बुद्धि परीक्षण जो है किया था 1955 में। किसमें 1955 में इन्होंने बुद्धि का परीक्षण किया था, जिसे बैटरी बुद्धि कहा जाता था। इसमें परीक्षण जो है समूह जो है इसका क्रिया के द्वारा जो है कि इस बैटरी के माध्यम से, यानी कि इन बुद्धि के जो है किया था, यानी कि भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण कह सकते हैं कि किसका है बुद्धि से संबंधित है। 29 का जो है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है कि जो है 30वां क्वेश्चन है कि यह अंतिम क्वेश्चन है, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है। यह भी हमने डिस्कस किया कि जो है कि भाषा विकास किससे है, चोम्स्की से है। संज्ञानात्मक विकास जो है पियाजे से है, जीन पियाजे से हैं, और यह चोम्स्की जो है भाषा विकास से है, भाषा जो है चोम्स्की है। कौन है? चोम्स्की हैं। और नैतिक विकास जो है, नैतिक विकास संबंधित है किससे? कोहलबर्ग के। इससे नैतिक विकास किससे संबंधित है? कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास से संबंधित है। इन्होंने बताया है कि नैतिक विकास किस प्रकार से सिद्धांत जो है बच्चों पर लागू होता है। और जो है एक जो है अल्बर्ट बंडूरा जो है, डी वाला जो है ऑप्शन जो है सामाजिक विकास जो है अल्बर्ट बंडूरा है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की अगर क्वेश्चन में जो है कि ऑप्शन में अगर दिक्कत आती है तो उसको आप जरूर कमेंट करिएगा कि कौन से ऑप्शन में जो एक्सप्लेनेशन में अगर कोई त्रुटि होती है तो उसको भी आप कंप्लेन जो है जरूर करिएगा। देखिए अगर देखिए जो 30वां का आंसर तो नैतिक विकास जो है सही हो गया, मगर देखिए नैतिक विकास जो है कोहलबर्ग ने जो है इसमें जो है नैतिक विकास में 10 से जो 16 वर्ष की जो एज होती है, 10 से जो 16 वर्ष की उम्र है, इसमें जो है कि व्यवहार के विश्लेषण करके, यानी कि जो है नैतिक विकास को जो है इसमें दिखाया गया है, यानी कि नैतिक विकास को इसको जो है प्रमुख स्थान दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कोहलबर्ग के जो है नैतिक विकास जो है इसमें दिया गया है। जबकि जीन पियाजे के जो नैतिक विकास है, उन्होंने भी नैतिक विकास दिया था, जीन पियाजे का नैतिक विकास। तो उन्होंने बताया था कि जो पूर्व परंपरागत यानी कि जो है कि नैतिक विकास जो जीन पियाजे के अनुसार जो दिया गया था, उसके बारे में जो है अलग जो है एक टॉपिक बना के उसको डिस्कस किया जाएगा। जो है 30 क्वेश्चन आज यहीं पर समाप्त करते हैं, जो टाइम बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।